आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 इन नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वह भारत में पाए गए और सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में पाए गए। अब हम उन्हीं स्थलों के जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं स्थलों के यहाँ पर खोजकर्ता और वह स्थल किस वर्ष खोजा गया और किस नदी के तट पर था, इस बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। एक स्थान, दूसरा खोजकर्ता किसने खोजा, तीसरा वर्ष और चौथा नदी। तो यहाँ पर पहला कॉलम आप लोग बना लेंगे इसका स्थल का। स्थल, दूसरा खोजकर्ता, तीसरा वर्ष और चौथा नदी। तो पहला स्थल हमारा तो कौन सा है, हड़प्पा, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको भी लिखते हुए चलेंगे। पहला है हड़प्पा। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। वर्ष 1921, नदी रावी, रावी नदी के जब बाएं तट पर स्थित था। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की, राखलदास बनर्जी। वर्ष किस वर्ष खोजा गया, तो 1922। नदी सिंधु। अगला स्थल है आमरी। खोज MG मजूमदार। MG मजूमदार। वर्ष 1929। नदी सिंधु। अगला है चहुंदड़ो। खोज MG मजूमदार। वर्ष 1931। नदी सिंधु। इसके बाद अगला है कोडदीजी। इसकी खोज की थी धुर्रे महोदय ने और इसका उत्खनन करवाया था। यहां पर ध्यान रखिए, खोज धुर्रे महोदय ने की है और उत्खनन किसने करवाया है, उत्खनन कराया था फजल अहमद ने। फजल अहमद। वर्ष 1935। नदी सिंधु। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक। कोडदीजी के बाद अगला है कालीबंगा। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने और
इसका उत्खनन का जो कार्य हुआ था, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1961 में किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसके उत्खनन का कार्य कराया था। और इसके अमलानंद घोष ने खोज कब की थी? तो इसकी खोज की थी 1953 ईस्वी में खोज हुई। तो कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, और इसका जो उत्खनन का कार्य जो है 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर नदी जो है वो है घग्गर, यह घग्गर नदी के तट पर है। अगला कालीबंगा के बाद अगला है लोथल। लोथल की खोज की थी एसआर राव ने। एसआर राव ने वर्ष था 1954। नदी भोगवा। लोथल के बाद अगला है रंगपुर। रंगपुर की खोज की थी एसआर राव ने और वर्ष था 1955। नदी है भादर। एक मिनट। ठीक, तो लोथल की खोज जो है एसआर राव ने 1954 में, नदी है भोगवा। और रंगपुर की खोज भी एसआर राव ने 1955 में, और नदी है भादर। रंगपुर के बाद अगला है रोपड़। रोपड़ की खोज की थी यहां पर बीबी लाल ने। इसकी खोज की थी 1950 में, लेकिन यहां पर भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसके उत्खनन का कार्य 1953 से 1955 में करवाया था यज्ञदत्त शर्मा ने। और नदी है सतलज। तो जो रोपड़ है, ये ऊपर चला गया, इसको यहां मिला लेते हैं। जो रोपड़ है, रोपड़ की जो खोज की वो बीबी लाल ने की। कब की? 1950 में। और इसका उत्खनन 1953 से 55 के बीच करवाया था किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। और किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है रोपड़ के बाद है आलमगीर। इसकी खोज, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इसकी खोज की थी भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1958 में। और इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। तो यहां तक क्लियर हो गया। हड़प्पा खोज दयाराम साहनी, वर्ष 1921, नदी रावी। मोहनजोदड़ो खोज राखलदास बनर्जी, वर्ष 1922, नदी सिंधु। आमरी की खोज एमजी मजूमदार,
वर्ष 1929 नदी सिंधु। चहुंदड़ो खोज एमजी मजूमदार वर्ष 1931 नदी सिंधु। कोरदीजी खोज धुर्रे महोदय उत्खनन फजल अहमद वर्ष 1935 नदी सिंधु। फिर कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। कब? 1953 में। उत्खनन का कार्य कराया 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने। नदी घग्गर। लोथल की खोज एसआर राव ने की। कब? 1954 में। नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है यह स्थल। और रंगपुर की खोज भी एसआर राव ने 1955 में किस नदी के तट पर है? भादर नदी के तट पर। रोपड़ की खोज बीबी लाल ने की थी। कब? 1950 में। इसके उत्खनन का कार्य जो है 1953 से 55 के बीच कराया यज्ञदत्त शर्मा ने। और किस नदी के तट पर है? सतलुज नदी के तट पर है। फिर अगला स्थल था आलमगीरपुर। इसकी खोज भारत सेवक समाज के द्वारा की गई। कब? 1958 में। और इसके उत्खनन का कार्य किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। और यह किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। अब इसके आगे हम देखेंगे इसके बाद हमारा अगला स्थल है आलमगीर के बाद सुतका गेंडोर। इसकी खोज की थी आर.एल. स्टाइन ने। वर्ष 1927। और इसका उत्खनन का जो कार्य हुआ था वह 1962 में। उत्खनन 1962 में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर इसकी सुतका गेंडोर का जो खोज का वर्ष है वो 1962 लिखा मिलता है, लेकिन इसकी खोज जो है आर.एल. स्टाइन द्वारा 1927 में की गई और इसका उत्खनन जो हुआ था 1962 में हुआ था। नदी दास्क। अगला है सुतका कोह की जो खोज की थी वो की थी जॉर्ज डेल्स ने। कब की? 1962 में। नदी है सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है सुरकोटदा। इसकी खोज जो की है वो की है जगपति जोशी। वर्ष 1964। नदी सरस्वती। इसके बाद अगला है धौलावीरा। सुरकोटदा के बाद है धौलावीरा। इसकी खोज भी जगपति जोशी ने की। वर्ष 1967-68 में यह खोजा गया। नदी यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दो जलधाराएं हैं, एक मनसर जलधारा है और एक और है, तो यहाँ पर नदी आप छोड़ दीजिए। फिर अगला है धौलावीरा के बाद राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी की खोज की थी सूरजभान ने। सूरजभान, वर्ष 1969। नदी घग्गर, नदी है घग्गर। फिर है बनावली, बनावली की खोज की थी S.R. बिष्ट ने, वर्ष 1974। नदी है सरस्वती। अगला स्थल है मांडा, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मांडा की खोज की थी जगपत जोशी ने। जगपति जोशी, वर्ष 1982। नदी चेनाब। तो ये वो स्थल थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर उनके खोजकर्ता, वर्ष और नदी के बारे में चर्चा की। एग्जाम में इन पर भी खूब प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें वो पूछता है कि धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम लिखिए, तो धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम क्या होगा? जगपत जोशी। या उसने पूछ लिया, मान लीजिए उसने पूछा कि राखी गढ़ी को किस वर्ष खोजा गया, तो 1969। यह इस टाइप से पूछ सकता है, कह रहा है कि सुरकोटदा, या मान लीजिए कह दिया सुटका गेंडोर किस नदी के तट पर है, तो दास्क नदी। तो इस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हमने उन लगभग सभी मुख्य स्थलों पर चर्चा की है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके उत्खनन की, उत्खनन की नहीं, इसके उद्भव की। तो उद्भव के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें भी देखा जाए तो इतिहासकारों में जो है सारे इतिहासकार एक मत नहीं है। उद्भव को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। और एक पक्ष ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा हुआ। यह मेसोपोटामिया के जो तत्व थे वो मिस्र होते हुए यहाँ आए, सिंधु घाटी सभ्यता आए और उन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यही की ग्रामीणी संस्कृतियों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इस तरीके से दो मत हैं। तो जो मत ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया के तत्वों के द्वारा हुआ, तो उस मत को हम कहते हैं विदेशी मत। यानी कि उन इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो ये हुआ विदेशी मत। और जो लोग मानते हैं कि यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, वह हुआ स्वदेशी मत। तो इस तरीके से दो मत हैं इसके उद्भव को लेकर या इसकी उत्पत्ति को लेकर। दो मत हैं, एक है विदेशी मत और एक है स्वदेशी मत। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो विदेशी मत है उसमें कौन से इतिहासकार इसके पक्षधर हैं और जो स्वदेशी मत है इसके कौन इतिहासकार पक्षधर हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की या उसकी उत्पत्ति की।
इसके दो मत हैं। पहला कौन सा है? विदेशी मत, और दूसरा है स्वदेशी मत। स्वदेशी मत। तो इस तरीके से दो मत है। अब वे उन इतिहासकारों को हम यहाँ पर देखेंगे जो विदेशी मत का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उसमें ही हम उन विदेशी इतिहासकारों के नाम भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन को आप देखिए। तो लाइन है, शंकालिया को शंका है, शंकालिया को शंका है कि क्रेमर और कौसाम्बी शंकालिया को शंका है कि क्रेमर और कौसाम्बी ने मार्शल का व्हील और माइक गार्डन में छिपा दिया है। अब ये लाइन आप अच्छे से देख लें, इसी में ही उन इतिहासकारों के नाम भी छिपे हुए हैं। तो जिसमें जैसे शंकालिया को शंका है कि क्रेमर और कौसाम्बी ने मार्शल का व्हील और माइक गार्डन में छिपा दिया है। तो शंकालिया से कौन हो गए? एच.डी. शंकालिया। एच.डी. शंकालिया ये एक इतिहासकार होगा जिनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वह विदेशी तत्वों के द्वारा हुई। तो एक हो गया एच.डी. शंकालिया, दूसरे क्रेमर, तो इनको तो ऐसे लिख लीजिए, क्रेमर महोदय। तीसरे हो गए डी.डी. कौसाम्बी, डी.डी. कौसाम्बी। मार्शल, तो ये हो गए जॉन मार्शल, ठीक है। फिर व्हील से हो जाएंगे मार्टिन व्हीलर, और माइक से हो जाएंगे मैके, और गार्डन से हो जाएंगे गार्डन चाइल्ड। तो इस तरीके से एच.डी. शंकालिया, क्रेमर, डी.डी. कौसाम्बी, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, मैके और गार्डन चाइल्ड, इन सबका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा हुआ। अच्छा, इन्होंने जब ये बात कही तो इसके लिए कौन कौन से जो है कुछ भाई तथ्य भी रखेंगे। तो इन्होंने बताया कि यह जो है, इसको इधर लिख लेते हैं, यही पर लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या प्रमाण दिए? प्रमाण ये दिए कि कहा कि ये जो मेसोपोटामिया है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, दोनों में क्या समानताएं थी। तो बताया कि यह कांस्यकालीन, दोनों क्या है? कांस्यकालीन है। दोनों सभ्यताएं क्या है? कांस्यकालीन है। दोनों जो है वो क्या है? नगरीय है। दोनों नगरीय है। दोनों में ईंटों का प्रयोग है, दोनों जगह मोहरों का प्रयोग है, दोनों जगह लिपि का प्रयोग है,
लिपि का प्रयोग है। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने प्रमाण देने की भी कोशिश की। जैसा कि क्रेमर क्या कहते हैं, क्रेमर ये कहते हैं कि मोसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। कौन कह रहे हैं? क्रेमर कह रहे हैं कि मोसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। किसने कहा? क्रेमर ने। व्हीलर क्या कह रहे हैं? मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि मोसोपोटामिया की तकनीकी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता, जो मोसोपोटामिया की जो तकनीकी है उसका आगमन कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, और उसी तकनीकी से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। कौन कह रहा है? मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं। गार्डन चाइल्ड तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं। इन्होंने तो कहा कि ठीक है, वो लोग आए यहाँ पर अपनी संस्कृति में परिवर्तन किया और फिर इसका विकास कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से तकनीकी आई और तकनीकी आने के कारण यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका तेजी से विकास हुआ। लेकिन गार्डन चाइल्ड तो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि नहीं, मोसोपोटामिया के लोग ही यहाँ आए सिंधु घाटी सभ्यता में और यहाँ बस गए और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। कौन कह रहे हैं? गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं। तो इस तरीके से इन इतिहासकारों ने ये बातें कही। अब हम देखेंगे स्वदेशी मत, कि स्वदेशी मत को कौन से इतिहासकार प्राथमिकता देते हैं। अब स्वदेशी मत में भी एक लाइन लिखेंगे और उसी में ही हम जो है उन इतिहासकारों को देख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दंपति राव और घोष। दंपति राव और घोष को रो कर डीपी की सर्विस मिली। ये लाइन आप याद कर लें। क्या है? दंपति राव और घोष को रोकर डीपी की सर्विस मिली। डीपी कोई सर्विस रही होगी, जैसे भाई सर्विस होती है आईएएस पीसीएस, है ना, या जो भी, तो इस प्रकार से डीपी भी एक सर्विस है। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए लिख दिया गया है। तो दंपति राव और घोष को रोककर डीपी की सर्विस मिली। तो यहाँ पर जो दंपति हैं उससे क्या निकलेगा? अलचिन दंपति। अलचिन दंपति। राव से होगा SR राव, SR राव। घोष से हो जाएगा यहां पर अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। रो से हो जाएगा रोमिला थापर, रोमिला थापर। डीपी से हो जाएगा डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। और सर्विस से हो जाएगा फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। तो इन इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि हमने यहां पर लिखा कि दंपत से कौन है? अलचिन दंपति। राव से SR राव, घोष से अमलानंद घोष, रो से रोमिला थापर, डीपी से डीपी अग्रवाल, सर्विस से फेयर सर्विस। तो इन इतिहासकारों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ वो यही की ग्रामीणी संस्कृतियों के द्वारा हुआ।
यहीं की ग्रामीण संस्कृति के द्वारा हुआ। जैसा कि यहाँ पर फेयर सर्विस, कौन है? फेयर सर्विस। फेयर सर्विस कहते हैं कि यहीं की बलूच जिसमें कि बलूच ग्रामीण संस्कृतियां कौन सी थी? हमने आपको बताया था कि नाल, झाब, कुल्ली, ये क्या थी? ये ग्रामीणी संस्कृतियां थी। तो बलूच क्षेत्र की ग्रामीणी संस्कृतियां और सिंध क्षेत्र की कौन सी? आमरी और कोडदीजी, ये ग्रामीणी संस्कृतियां। तो फेयर सर्विस कहते हैं कि बलूच क्षेत्र की ग्रामीणी संस्कृतियां जिनमें कुल्ली, नाल, झाब, और जो सिंध क्षेत्र की ग्रामीणी संस्कृतियां हैं जिसमें आमरी, कोडदीजी, इन्हीं से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। किसका कहना है? फेयर सर्विस का। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो किसका है? अमलानंद घोष का। किसका है? अमलानंद घोष का। सर्वाधिक जो मत मान्य है वह है अमलानंद घोष का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो राजस्थान की सोथी संस्कृति है, राजस्थान की, और लिख लीजिए, राजस्थान की सोथी संस्कृति, राजस्थान की सोथी संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। और इसके उन्होंने प्रमाण भी दिए, जैसा कि सोथी संस्कृति के जो मृदभांड है उन मृदभांडों पर पीपल के पत्तों का चित्रण किया गया है, और उन मृदभांडों पर रस्सी के निशान भी मिलते हैं। और ऐसे ही मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं। उन मृदभांडों पर भी पीपल के पत्तों का चित्रण किया गया है और रस्सी के निशान पाए गए हैं। और भी उन्होंने अन्य कई उदाहरण दिए। तो इसलिए जो सबसे सर्वाधिक मान्य मत है वो अमलानंद घोष का है, जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास राजस्थान की सोथी संस्कृति से ही हुआ। और इस मत को कई इतिहासकारों ने स्वीकार भी किया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कोटदीजी में भी 16 लेयर मिली थी, जिसमें से 12 लेयर जो हैं वो किसकी थी? प्राक हड़प्पा सभ्यता की थी, या प्राक हड़प्पा संस्कृति की थी। और जो 13वीं लेयर थी वो किसकी थी? संक्रमण की थी। और 14, 15, 16 जो है वह विकसित हड़प्पा सभ्यता की लेयर थी। तो इस तरीके से तो अगर देखा जाए जो इन इतिहासकारों ने अपने प्रमाण दिए। अब यहाँ पर तो ये कहते हैं कि राजस्थान की सोथी संस्कृति से हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी प्रमाण दिए गए। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले जब जो विदेशी मत को मानने वाले थे उन्होंने कहा था कि इस सभ्यता का विकास में जो बताया था उन्होंने कि यहाँ पर कांस्यकालीन है, यहाँ पर भी नगरी है, और यहाँ पर भी ईंटों का प्रयोग है। तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे नकारा, तो यहाँ पर हम उसको भी देख लेंगे। तो एक्चुअली जब यहाँ पर अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर इन्होंने कहा था नगरी है, दोनों जगह क्या है? नगरी है। लेकिन अंतर है, यहां जो नगर बने हैं वह अव्यवस्थित है। कहाँ? मेसोपोटामिया में। और व्यवस्थित कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित है, ग्रिड पद्धति पर आधारित है, और यहां अव्यवस्थित तरीके से नगरों का बसाव है। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग। तो यहां पर क्या है? मेसोपोटामिया में क्या है? और यहां लिख लीजिए सिंधु। तो यहां पर जब ईंटों का प्रयोग बताया तो यहां क्या है? यहां पक्की ईंटें, सॉरी यहां कच्ची ईंटें, यहां कच्ची ईंटों का प्रयोग है, यहां कच्ची ईंटों का प्रयोग है। यहां क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग है। कहां? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग है और यहां कच्ची ईंटों का प्रयोग है। यहां पर उन्होंने कहा था मोहरों का प्रयोग है,
दोनों जगह, उन्होंने कहा कि दोनों जगह मोहरें पाई गई हैं, मोहरों की समानता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या है? यहाँ पर जो मोहरें हैं वो किसकी हैं? मिट्टी की हैं। मेसोपोटामिया में जो मोहरें हैं वो मिट्टी की हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी की हैं। यहाँ मोहरें किसकी हैं? यहाँ मोहरें सेल खड़ी की बनी है। यहाँ मोहरें क्या है? बेलनाकार है। यहाँ कैसी है? आयताकार, आयताकार है और वर्गाकार है। हालांकि कुछ जगह सिंधु घाटी सभ्यता में भी बेलनाकार मोहरें मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो आयताकार और वर्गाकार ही पाई गई है। यहाँ अब मेसोपोटामिया में यहाँ भी देख लीजिए और भी देख लीजिए। यहाँ क्या है? यहाँ मंदिर है, यहाँ आलीशान मंदिर है, मंदिर लिख लीजिए। यहाँ मंदिर पाए गए हैं और यहाँ मंदिर का अभाव है, मंदिर का अभाव है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। मेसोपोटामिया में मंदिर पाए गए हैं, यहाँ मंदिरों का अभाव है। यहाँ चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो स्वदेशी मत है वह कहीं ना कहीं अपने तथ्यों को मजबूती से रखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों मत देखे, स्वदेशी और विदेशी। तो अब इसके बाद ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव या उसकी उत्पत्ति। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण, और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने आपको कैसा पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, या कुछ चीज़ें हमने मौखिक रूप में पढ़ा दी, जैसे कि क्रेमर ने क्या कहा था और गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा, और इसमें एक थे उनका क्या नाम था, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और व्हीलर ने क्या कहा, हमने मौखिक रूप से बता दिया था, लिखा नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको लिख कर बता देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर इसको आप लिख कर बताएं, तो हम उसको भी लिख दिया करेंगे। हमने इसलिए थोड़ा मौखिक बता दिया कि क्लास जल्दी हो जाए, थोड़ा स्पीड में क्लास को पढ़ाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने उसको लिखा नहीं और मौखिक रूप से ही बोल दिया। तो हमने कैसा पढ़ाया, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद हम अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।